जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हम कल आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 शिफ्ट 2 का कंप्लीट पेपर कर चुके हैं। ठीक है ना, एक पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम 3 वीडियो डाल चुके हैं बेटा ना, आप उनको देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, आज हम शिफ्ट 3 का पेपर करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो शिफ्ट 3 का पेपर यानी हम कल तक 32 क्वेश्चन कर चुके, 32 क्वेश्चन। आज हमारा 33वां क्वेश्चन होगा। क्लियर है ना, तो आज हमारा चौथा वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लेना। ठीक है, हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे कंप्लीट पेपर करने वाले हैं ग्रुप डी के। तो बेटा शुरू करते हैं ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, अगर हम देखो शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन लें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। बेटा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना इसको तो। ठीक है, हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ तुम, बिना ऑप्शन ये नहीं होगा, बिना ऑप्शन नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमें ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो आज बोलो, आपके सामने ऑप्शन भी मौजूद है। लो भाई, ये है 41, 43। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है 101, 103। ऑप्शन सी है 161, 163। ऑप्शन डी है 191, 193। ठीक है बेटा, वीडियो की स्किप ना करें आप, है ना, एक एक करके सारी चीज़ देखे है ना। ठीक है, हाँ, देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं युग्म अभाज्य संख्या। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि आप गलती से ये मत सोचना कि मैं अभाज्य संख्याएं छांटनी है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है बेटे। इसका मतलब देखो, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया है। यहाँ पे देखो, ये युग्म अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, ये युग्म अभाज्य संख्या क्या है, इसको देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, ये युग्म अभाज्य संख्या को वो है कि अगर मैं इसका इंग्लिश वर्जन बताऊं तो ये ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। सही नहीं है, तो इसे ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। मैंने बहुत बारीकी से चीज़ें आपको बता रखी है ना, नंबर सिस्टम में सारी एक एक चीज़ें खोल के आपको बताइए। ठीक है, नहीं है तो युग्म अभाज्य देखो, या तो आपको ऐसे हिंदी वर्ड मिलेगा जैसे आपको दिया है, बाकी आपको ये ट्विन प्राइम नंबर ऐसे यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी मिल सकता है। क्लियर है ना, तो आपको इसको भाई ध्यान रखना है। क्लियर है ना, आपका इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है और हिंदी वर्ड भी याद रखना है। पहली बात ये है। अब ये ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन ऑप्शनों पर चलते हैं। ठीक है ना, वैसे तो मैंने बता रखा है पर फिर भी देखिए एक बार। तो ट्विन प्राइम नंबर बेटा उनको कहते हैं कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें डिफरेंस 2 का हो। कितने का हो? 2 का हो। ठीक है, ट्विन मतलब क्या होता है? 2, है ना। प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या है भाई? अभाज्य संख्या अपन उसे कहते हैं वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। समझ में आया नहीं आया? जैसे 2 में बेटा 1 का भाग जाएगा और खुद का जाएगा और किस संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। समझ में आया नहीं आया? ऐसे 3 में भी 1 का जाएगा और खुद का जाएगा और किस संख्या का भाग नहीं जाएगा, इटसेल्फ खुद का भाग जाएगा। क्लियर है ना, और 1 का जाएगा, तो 1 का तो सभी में जाता है। तो बस सीधी सी बात है कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य बोल रहा हूं मैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अच्छा, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं सीधी सी भाषा में कि जिन संख्याओं को तोड़ा ना जा सके। क्या किया नहीं जा सके? तोड़ा ना। जैसे 2 एकम 2 ही होता है, 3 एकम 3 होता है, लेकिन जैसे 4 है तो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 है भाई, 4 को तोड़ सकते हैं। ऐसे 6 है, 6 को 2 3 6 कह सकते हैं। सही है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। समझ में आया ना, तो ये तो हो गई अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई बेटा? 2 हो गई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, हाँ, तो ये चीज है। ये तो आपको आता ही है कि प्राइम नंबर कहते किसे, ये मैंने आपको क्लियर भी करा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर की। अब भाई अभाज्य तो हमने समझ लिया, यानी प्राइम नंबर तो हमने अभी समझा ही दिया आपको है। ट्विन मतलब क्या होता है? 2, यानी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनके बीच डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो। सही है नहीं है? तो 2 ऐसी संख्याएं, ऐसी
दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर दो का हो, ठीक है नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। सही है नहीं है, समझ में आया नहीं आया? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे एग्जाम्पल दें तो देखो आप बताओ, ऐसे आप बताओ यहाँ पे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या नहीं है का। युग्म मतलब होता है बेटा जोड़ा, ट्विन मतलब जैसे दो, युग्म यानी जोड़ा, समझ में आया ना? इन दो संख्याएं लेनी है तो 3 और 5 में डिफरेंस बताओ, 2 का है या नहीं है, और 3 भी अभाज्य है और 5 ही बोलो अभाज्य है या नहीं है। क्लियर है कि ये चीज? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? 2 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, 2 का डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, तो अब तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 3 और 5 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, यानी ट्विन प्राइम नंबर है, ये छोटा जोड़ा है किसका? ट्विन प्राइम नंबर का। क्लियर है नहीं है? तो शुरुआत कहाँ से होगी बेटा? 3 और 5 से। ऐसे मैं आगे करूँ तो बेटा 5 और 7, आगे करें 11 13, सही है ना? 11 13, 7 9 मत बता देना, 7 और 9 2 का डिफरेंस जरूर है, लेकिन आपको पता है 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 के टुकड़े हो जाते, 3 3 9। समझ में आया नहीं आया? सही है नहीं है? सही है ना? हाँ, तो 9 नहीं आएगा कभी, आप ध्यान रखो, 7 और 9 बता दो। 11 13 हो गया, ऐसे ही बोल बेटा 17 19, बोलो है नहीं है? 17 19 बोलो, समझ में आ रहा है नहीं यार आपके? बोलो भाई, है ना? हाँ, और ऐसे 29 31, 41 43, 59 61 और 1 71 73। समझ में आया नहीं आया? बोलो बेटा, ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, तो ये तुम्हारे ट्विन प्राइम नंबर हो गए 1 से 100 तक। 1 से 100 तक मैंने आपको सारे लिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक चीज ये भी ध्यान रखना कि आप इसको भी याद रखना कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं? सही है नहीं है? तो 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर होते हैं 8। बेटा कितने होते हैं? 8। तो 8 संख्याएं होती है, 8 जोड़े बढ़ते हैं, कितने युग्म बनेंगे? 8। वो आपके सामने देख लीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये आपके सामने 8 है कि अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके मध्य अंतर 2 का है तो ट्विन प्राइम नंबर होंगे, तो ऐसे जोड़े कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, है ना? थोड़ा सा आप आगे और याद रखना, 1 से 200 तक और देख लो, सही है नहीं है? तो 1 से 200 तक बेटे होंगे 15, सही है नहीं है? कितने होंगे? 15। 1 से 200 तक कितने होंगे? 15। यानी मैं कहूँ 101 से लेकर 200 तक 7 संख्याएं और बढ़ेंगी, 7 जोड़े और बढ़ेंगे। कितने जोड़े बढ़ेंगे? 7। 7 युग बढ़ेंगे, टोटल 15 नंबर होंगे 1 से लेकर 200 तक, 1 से 200 तक। और 1 से और 200 तक कितने नंबर बढ़ेंगे? 7। जैसे 101 और 103, समझ में आया नहीं आया? ऐसे 7 युग बढ़ेंगे 200 तक, समझ में आया ना? और 1 से 200 तक 15, 1 से बोल रहा हूं मैं, 1 से 200 तक, और 101 से 200 तक 7 संख्याएं बढ़ेंगी। 7 का गैप है ना ये, तो इस समझ गए आप? इनको डायरेक्ट याद रखना, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कई बार कि 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर युग्म कितने होंगे, तो भाई 8 होंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, थोड़ा आप याद रखना इस चीज को। क्लियर है ना? हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप बताओ 41 43 तो है, सही नहीं है? दोनों अभाज्य संख्याएं भी, डिफरेंस 2 का आ रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। 101 103 भी है, अभी बता रहा था मैं, 101 103 है ना? ठीक है नहीं? दोनों अभाज्य संख्या, डिफरेंस 2 का है, तो ये तो अभाज्य युग्म है। और आपसे पूछ रहा है नहीं, इन पर ध्यान रखना कि पहले ऑप्शन पर टिक कर जाओ फटाक से, नीचे ऑप्शन ही ना देखना पड़े, इसका ध्यान ही ले रहे नहीं का। समझ में आया नहीं है? थोड़ा आप इस चीज का ध्यान रखना है ना, समझदारी से करना। अब देखो बेटा 161 और 163 है, देखो ये चीज क्या है कि ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। किससे विभाज्य हो जाएगा? 7 से। देख लो 161 में 7 का भाग देके देखो, तो 7 दूनी 14, 2 हासिल बचेगी, 21 हो गया, 7 ते 21। समझ में आया नहीं है? 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो 23 बार पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, शेष पर क्या बचेगा? 0 बचेगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहां पे तुम बताओ, जब ये अभाज्य संख्या ही नहीं है तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोलो सही है नहीं है? ठीक है, और 191 193 ये दोनों अभाज्य संख्या है और डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये तो ट्विन प्राइम नंबर है, ये तो तीनों, और ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है।
समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है ना, आप इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, युग्म अभाज्य संख्या ये भी याद रखना। क्लियर है? क्लियर है भाई, है ना? ठीक है, हाँ सही है, आगे चले बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं ना। देखो मिटा रहा हूं मैं ना क्वेश्चन, मिटा दो क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना? और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे ना, एक बार आप इसको पीछे स्किप कर, पीछे करके वीडियो को, और फिर एक बार और देख लेना अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना आप इस चीज़ का, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ना, सही है ना? हाँ, तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है जो आपको बेहतर तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में हमने करा रखा है या नहीं है? बाकी आप समझदार हो, ये ना, एक बार मैंने रिवीजन कराई दिया आपको, है ना? ठीक है, हाँ, तो मैंने ये बता दी सब कुछ जो भी है यहाँ से क्वेश्चन जो बनने वाला है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, है ना, कह रहा है समीकरण x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 बराबर 0 के समाधानों की संख्या है, कि समाधानों की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूँ 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। क्लियर है ना? ये देखना है आपको। ठीक है, हाँ। अब भाई ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, है ना बेटा? पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, सही है नहीं है ना? आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ा अलजेब्रा पर कम ध्यान देते हैं, समझ में आया? आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी कि पूछ क्या रहा है हमसे, पहली बात तो यही है ना? आप इस सोल्व करने बैठ जाओगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सोल्व करने बैठ जाओगे, ये ऐसे 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 एक्स की वैल्यू निकालने लग जाओगे आप, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आप समझ रहे हो। आप बताएं एक्स की पावर कितनी है, 2/3 है, प्लस एक्स की पावर 1/3 है, माइनस 2 बराबर 0 है, कि समाधानों की संख्या क्या है? पहली बात तो आपको यही नहीं पता होगा, सही है नहीं है? लैंग्वेज अगर आपने थोड़ी नहीं पढ़ी तो आपको यही समझ में नहीं आएगा ये समाधान क्या हो गया, समझ में आया नहीं आया? तो बेटे समाधानों की संख्या, पहले आपको इसको समझना है। समाधानों की संख्या का मतलब ये है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, इस समीकरण को सोल्व करूंगा, तो सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू आएंगी कितनी? एक्स की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, कितनी आएगी? समझ में आया नहीं आया? ये हमें निकालना है। क्लियर है ना? तो वही हमें यहाँ पे आंसर देना है, ये समाधान होता है। ठीक है, समाधान मतलब मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ, यहाँ पे वो आपसे पूछना चाहता है कि यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे, कितने शून्यांक कितने होंगे, सही है नहीं है? समझ में आया ना? जो एक्स वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएंगी, ये हमें निकालना है। ठीक है नहीं है? सही है ना? इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएंगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, चर राशि की वैल्यू कितनी आएंगी, वो हमें निकालना है, जिसे हम शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यांक बोल दो, समाधान बोल दो, बात एक ही है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? कई बार वो ऐसे कह देता जीरोज निकालो, तो जीरोज भी बोल सकता हूँ मैं हिंदी में, जीरोज निकालो भाई। क्लियर है नहीं है? तो लैंग्वेज बदलेगा, इन लैंग्वेजों का आपको वर्डों का ध्यान रखना है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि शून्यांक कितने। अब ये भी समझ में शून्यांक क्या होता है, ये जीरोज क्या होता है, समाधान अब भी नहीं आया समझ में, सर थोड़ा सही तरह बताओ। तो देखो बेटा, समझाने का तरीका एक ये है कि मैं अगर ऐसे कहूँ कि आपने ये इक्वेशन देखी होगी, x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, सही है नहीं है? ठीक है ना? ये एक बेसिक इक्वेशन, अगर बेसिक इक्वेशन देखनी है तो आपने ये देखी होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सही नहीं है? अभी खूब ध्यान आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। समझ में आया नहीं आया? दोनों ही कैसे समीकरण है? द्विघात समीकरण है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अभी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? देखो वेरिएबल यहाँ पे x है, ये a b c तो किसको बता रहे हैं? संख्या को बता रहे हैं, कोई नंबर है। a b c की जगह कोई नंबर है, c की जगह 4 है, b की जगह 2 है, a की जगह कुछ नहीं है तो 1 है। सही है ना? मुझे वो चीज़ नहीं बतानी, पर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कह दिया, मैं आपको सवाल कराने से पहले मैं आपको बेसिक आसपास चीज़ें बताऊंगा। ठीक है ना? तो आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा तो हो नहीं मैं आंसर लगा के चलो मेरे भाई, सही है ना? वो तो फिर बुक में ही देख लो आप,
सही है, मुझे यहाँ पे कराने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, है ना, सही है नहीं है। तो आप ऐसा ना करें कि भाई गुरुजी पता नहीं क्या बता रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें लेके चलूँगा, आसपास की चीज़ें कवर कराते चलूँगा। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, या फिर ये है तो अब ये है क्यों बताना तो पड़ेगा ना। अब तो मतलब समाधानों की संख्या शून्यांक जीरो एक ही बात है। अब ये होते क्या है, वो ये होते हैं, वो नहीं चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मुझे बताओ जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें चर राशि यानी वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल बेटा x है, सही है नहीं है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। चर राशि क्या है, x है, अज्ञात राशि क्या है, x है, तो x है। तो आपको बताओ कि मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे मान लो आपको पता नहीं होता कि द्विघात समीकरण है, मैं आपसे पूछता कि भाई ये इक्वेशन क्या है, कौन सी है ये इक्वेशन, ठीक है नहीं है, ये एक घातीय है या रेखिक इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, बहुघातीय, कैसी इक्वेशन है ये, सही है ना। तो देखो नियम ये कहता है कि अगर आपको इक्वेशन का पता करना है कैसी इक्वेशन है, तो आप वेरिएबल की पावर देखो और वो भी अधिकतम देखो बेटा, कौन सी देखो, अधिकतम। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल x है और x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मैं देखूँ क्या भाई, अधिकतम घात की कह रहा हूँ मैं, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, कितनी है, 2। जब x की अधिकतम घात 2 है यानी ये द्विघात समीकरण है, यानी यहाँ पे जब मैं इस समीकरण को सोल्व करूंगा तो x के 2 मान निकल के आएंगे। समझ में आया नहीं आया, सही है ना। अब 2 मान इसलिए मैं यहीं से बता सकता हूं, बिना सोल्व के सवाल को बता सकते हैं हम कि शून्यांक जीरो समाधानों की संख्या कितनी होगी। आप पावर को देख लो और बता दो, समझ में आया नहीं आया। अब पावर यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम पावर देखनी है, अधिकतम पावर 2 है वेरिएबल की, x की पावर 2 है अधिकतम। तो यानी यहाँ पे अगर ये सवाल होता, यहाँ पे ये इक्वेशन ये होती यहाँ पे, तो मैं कह देता भाई 2 आंसर है, समाधानों की संख्या 2 आएगी। अगर यहाँ पे 3 है, क्यूब है, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाता है, यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाता। समझ में आया नहीं आया, ठीक है नहीं है। अगर ये इक्वेशन ऐसे होती 2x + 4 = 0, तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 आंसर आ जाता। समझ में आया नहीं आया। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके देखनी है कि समाधानों की संख्या शून्यांक क्या है। ये समझ में आया बेटा, है ना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, समाधानों की संख्या के लिए चर राशि की घात देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है, चर राशि की घात। आप इक्वेशन सॉल्व मत करो, हमसे ये नहीं पूछ रहा कि x की वैल्यू क्या क्या होंगी, हमसे ये पूछ रहे समाधानों की संख्या क्या होंगी, सही है नहीं, क्लियर है। तो वो तो हम यहीं से बता देंगे ना। अब तुम कहो गुरुजी यहाँ पे तो देखो सिस्टम, अभी आप कह रहे हो चर राशि की घात देखनी है, तो चर राशि की घात तो 2/3 है, सही है नहीं। अभी 2/3 में क्या पता लग रहा है कि ये x की वैल्यू निकलेंगी कितनी, बेटा x की वैल्यू 2/3 तो नहीं निकलेंगी, सही है नहीं है, कि 0.5 x की वैल्यू हो जाएगी, यानी मेरा कहता मतलब आधी x की वैल्यू, है ना। ऐसा नहीं, पूर्णांक वैल्यू निकलेगी x की, क्या निकलेगी, पूर्णांक वैल्यू। या तो 1 ही होगी या 2 होगी या 3, कभी ऐसे नहीं होगा 3.5 वैल्यू है। समझ में आया ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो पता कैसे करें बेटा। अब इसमें करना क्या है कि आपको इतना सीधा भी नहीं तो आपको टेढ़ा भी नहीं है, थोड़ा समझो। तो आप यहाँ पे करवाना क्या है आपको कि आपको बेटा यहाँ पे कुछ नहीं देखना, आप वैसे कितनी चीज देख लो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, वैसे बता दोगे आप, है ना। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3। आप बताओ इस -2 को इधर लेके आऊँ तो प्लस का 2 नहीं हो गया है क्या, सही है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे करना ही नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपको पता है कि पूर्णांक वैल्यू अगर मुझे इसे करनी है तो नीचे वाले जो ये क्यूब है ना, ये 3/3 है, इसको हटाना है। अब ये कैसे हटे, अरे बेटा अब एक चीज बताओ यहाँ पे कि ये 2/3 है, 2/3। अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है। अब भाई गुरुजी ये अपनी मर्जी थोड़ी है, कैसे 3 से गुणा कर दिया आपने, सही नहीं, बिल्कुल नहीं है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तभी हट सकता है जब मैं इसका क्यूब लूं। क्या लूं बेटा, क्यूब। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, सही है नहीं है। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, सही है नहीं, ये पूर्णांक वैल्यू आ जाएगी। अब ये a + b का होल क्यूब बनेगा, जो होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ये फॉर्मूला बनता है बेटा, है ना। आपका एक फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब का, जो ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b। समझ में आया नहीं आया, सही है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो आप देख लो यहाँ पे a की जगह तो क्या है, x की पावर 2/3 है, b की जगह ये है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे करूँ तो x की पावर 2/3 है, इसका क्यूब करना है नहीं करना, a³ हो गया, a ये है, ये क्यूब कर दिया, a³ फॉर्मूले में a³ + b³ मतलब x की पावर 1/3 की पावर 3, a³ + b³ हो गया, + 3ab। 3a की वैल्यू कितनी है,
एक्स की पावर 2/3 गुणा बी की वैल्यू कितनी है 3ab एक्स की पावर 1/3, सही है ना। फिर आएगा a प्लस बी, यानी इसको जोड़ देंगे हम। बोल बेटा जगह नहीं है ना, थोड़ी सी क्लियर है क्या, सही है। चलो मैं बता ही देता हूँ एक बार, है ना। हाँ देखो a प्लस बी करना है तो बेटा a प्लस बी तो ऐसे कैसे आ जाएगा, a का मान है x की पावर 2/3 और b का मान है x की पावर 1/3, है ना। a प्लस बी आ गया, ये बन गया हमारा, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, चलो इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है भाई। हाँ तो अब देखो बताओ बेटे, ये 3 से जैसे मैं ब्रैकेट उठाऊँ घात, तो घात गुणा हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा x बचा, प्लस यहाँ पे बताओ जब मैं इनको गुणा करूंगा तो 3 एक्स की पावर 2/3 ये है, 1/3 ये है, तो ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, गुणा करो तो 2/9 हो जाएगी, 3 3 9, सही है ना, सॉरी, है ना। एक मिनट, घाते जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी बेटा, जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, समझ में। 3ab तो घाते जोड़ दो आप। अब जोड़ूंगा तुम बता, ऐसे ही तो करूंगा, 3 से 3 तो x ही तो आएगा केवल, बेटा देखो 2/3 प्लस 1/3 जोड़ोगे आप तो 3 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, 1 आएगा, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग 1 आएगा ना, तो x की पावर 1 ही तो बचेगी यहाँ पे, ठीक है। ये सोल्व हो गया, क्लियर है ना। हाँ और देखो इसको मैं सोल्व करने की जरूरत है, इसकी वैल्यू देखो ये दे रखी, इसकी वैल्यू 2 नहीं है क्या, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो बताओ इसकी जगह मैं 2 रख सकता हूँ, इसकी जगह 2 रखा जा सकता है, यहाँ से देख लो आप, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो ये वही तो है, तो इसकी भी जगह हम 2 रख सकते हैं, 2 ये आ गया। तो तुम बताओ बेटा ये तुम्हारा इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 दूनी 6x बराबर कितना आ गया बेटा 0, बोलो सही है नहीं है। और 6x और 1x कितना हो गया 7x, बोलो हुआ नहीं हुआ, समझ में आया ना, कितना हो गया 7x, तो 7x हो गया तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर कितना आ गया 0, नहीं आया, ठीक है ना। हाँ बोलो, नहीं क्लियर है क्या, बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, बोलो आपके, सही है ना। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप इसको ऐसे करना ही नहीं है ना, सही है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये आपको इतना करना ही नहीं है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके, सही है ना। मुझे वो इक्वेशन नहीं बनानी जो सोल्व करने के लिए आपको जरूरत है। आप तो बस इतना देखो, यहाँ पे बोलो पावर 2 नहीं आई है क्या, बोलो आई नहीं आई, मैंने सोल्व किया तो x की पावर मैक्सिमम कितनी आ गई 2 आ गई बेटा, कितनी आ गई 2, बोलो आई नहीं आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको केवल पावर चेक करनी है, क्या चेक करनी है, पावर। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ, सही है नहीं है, तो आपसे यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक क्यूब कर देंगे हम, क्या कर देंगे क्यूब, बोलो सही है नहीं है, ठीक है ना। अब इसका क्यूब करेंगे तो एक बार इसका क्यूब और कर देना, इधर है ना अपन, ये तो राह के लिए अपन ने ना क्यूब किया, तो दोनों पक्षों का करोगे ना क्यूब, समझ में आया नहीं है, दोनों पक्षों क्यूब करना पड़ेगा ना अपन को। हाँ तो दोनों पक्षों क्यूब कर देंगे अपन, बोलो। हाँ तो अब देखो अपन, मैंने कहा सोल्व नहीं करना, आप बस इतना देख लो कि मुझे 3 घात हटानी है, 3 हट जाएगी भाई, a प्लस बी का होल क्यूब करूंगा तो, सही है नहीं है। तो बताओ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ चर राशि घाती 3 हट जाएगी, तो आप देखो आपको पूरी सोल्व नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व नहीं करना, कंप्लीट कभी नहीं करना, ठीक है नहीं। अगर वैल्यू पूछता तो भी हम इसे सोल्व नहीं करते, ठीक है ना, वो भी मैं बता दूंगा। अब तुम बताओ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, बताओ 2 है, कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 है तो इसके समाधान भी यानी एक्स के मान निकलेंगे, कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे, यही हमारा आंसर है। बोलो आया नहीं आया समझ में, सही है क्या, ये थोड़ा आप बताओ यही पता कर लोगे भाई, सही है ना। पर ये पता तो जब करोगे ना जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी इस चीज की, सही है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ बेटा समाधान ये शून्यांक क्या होंगे, समाधानों की संख्या शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए शून्यांक जीरो जो x के जो मान आते हैं उनको शून्यांक कहते हैं, उनको समाधानों की संख्या कहते हैं। लेकिन हमें x के मान नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए कि x के मान निकलेंगे कितने। तो आप वो चीज हम समीकरण को इक्वेशन को देख के बता सकते हैं, सही है ना। अभी मैं बता रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, तो वहां पे x की पावर 2 थी, तो वहां पे शून्यांक 2 निकलेंगे। अगर वह 3 है तो x के मान कितने निकलेंगे 3, तो शून्यांक भी 3 होंगे, समाधानों की संख्या भी 3 होगी, 0 3 होंगे, क्लियर है ना। ऐसे यहाँ पे देखना है, तभी 2/3 आ गया, इसने यही तो गड़बड़ की है, थोड़ा यही तो सोचना है हमें। तो 3 हटा दो आप तो, और 3 हटेगा क्यूब करके तो 3 हट जाएगा आपका, 3 हट जाएगा तो 2 तो बचेगा ना, तो मैक्सिमम पावर 2 ही बचेगी सोल्व करने के बाद भी, सही है नहीं है। तो तुम बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएंगी 2 आएंगी, तो समाधानों की संख्या भी 2 आएंगी, बोलो। हाँ अगर तुमसे कहता कि यहाँ पे भाई x का मान बताओ, हमें किसका मान बताओ, x का मान, तो बताओ आप क्या करते, अरे फिर कुछ नहीं करते, आप फिर सवाल को ऑप्शन से करते। किससे करते, ऑप्शन से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ बोलो, बोलो भाई, नहीं आया, सही है नहीं है।
ठीक है ना। अब भाई कैसे करते हो ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन से करते, जैसे मान लो आपका ऑप्शन ये है, ये 8 होता, क्या होता 8, बोलो समझ में आया नहीं आया, 8 होता तो x की जगह मैं 8 रख लेता, क्या रख लेता 8 रख लेता, बोलो ठीक है ना। हाँ तो 8 रखता तो तुम बताओ यहाँ पे 8 रखता, 8 की घात कितनी आती 2/3, 2/3 प्लस x 8 की घात 1/3 है ना, -2 बराबर कितना है 0। तो अब तुम बताओ यहाँ पे मैं इसको पहले 1/3 सरल करता है, 1/3 तो 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है, 2 होता है, और 2 की पावर कितनी है 2, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई। प्लस 8 है, 8 घात 1/3 है, तो ये 2 ही तो होगा, -2 बराबर कितना 0, 2 में से 2 गया 0, 2 की घात 2 क्या होता है 4, नहीं बैठ रहा भाई, नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, नहीं बैठ रहा तो आप इसे -8 कर लो, तो सही है ना। ऑप्शन देखा है मैंने तो आपको, समझ में आया नहीं आया। अगर मैं -8 करूँ तो तुम बताओ ये -2 ही तो आएगा, मैं घनमूल निकालूंगा -2 की पावर 2, या केवल -2 ही बचेगा, समझ में आया नहीं आया। अब बताओ -2 का स्क्वायर करूंगा प्लस का 4 आएगा, और ये -2 ही बचेगा, और ये -2 बचेगा, बराबर कितना 0 आना चाहिए, -2 माइनस के 4, -4 प्लस 4 में से -4 गया 0, यानी इसका जो एक मान आएगा, मैं सोल्व करूंगा समीकरण को, तो x का जो एक मान आएगा वो -8 आएगा, क्या आएगा -8। समीकरण आया नहीं आया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं ऑप्शन से कर लूँगा सवाल को, किससे कर लूँगा ऑप्शन से, क्लियर है ना, अगर वैल्यू निकालनी हो। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपको समाधानों की संख्या चाहिए, यानी शून्यांक चाहिए, क्या चाहिए शून्यांक निकालने हैं, तो आप यहीं पे उड़ा दो सवाल को, कि आप थोड़ा सा सोच लो, बस सोचना है बस, बाकी कुछ नहीं करना, शून्यांक निकालना है। आपकी ये चीज़ समझ में आई नहीं है, वरना रट्टा मत मारने, समाधान क्या है ना, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया कि समाधान होता क्या है ना। और अगर x की वैल्यू नहीं निकलवा रहे हैं फिर समाधान, यानी शून्यांक x के कितने मान होंगे वो देखना चाहता है, तो x के मान हमेशा पूर्णांक में आएंगे, किस में आएंगे पूर्णांक में। तो आप उसको हटाओ नीचे वाली संख्या को, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यूब करूं या स्क्वायर करूं, समझ में आया ना। घात कितनी बचेगी उसको देख लेंगे हम, क्लियर है बेटा, है ना। ठीक है आगे चलिए, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, इसे देखो बेटा, ये है 1/3000 को आवर्ती दशमलव संख्या में, आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है आपको, ठीक है, नहीं है, सही है ना। तो बेटा ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, है ना, ऑप्शन नहीं, आप ऐसे ही कर लो इसे, है ना, ठीक है। हाँ तो देखो वहाँ पे, अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, अब भाई ऐसे मत करने बैठ जाना, 1 में 3000 का भाग देने लग जाओ, समझ में आया ना। आप एक चीज बताओ, मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ 1/3 × 1000, बोलो समझ में आया नहीं आया, सही है नहीं है, बोलो लिख दें ऐसे, एक बात है ना। अब तुम बताओ 1/3 को, यानी 3 का भाग इसे 1 में दोगे तो 0.3 नहीं आएगा क्या, बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, सही है ना। तो आप तो ऑप्शन से देख लो, 0.3 एक बार ही है, इनको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसे 0.3 लिख सकता हूँ कि 3 का भाग दो, 3 3 9 पॉइंट लगाओगे फिर 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 में, अरे मेरा भाई 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है क्या, पॉइंट लगा के 0 3 3 9, सही नहीं है, फिर 1 बचे, फिर 3 3 9 3 3 9 ऐसे चलता जाएगा, सही है ना। हाँ तुम इसे यहीं पे छोड़ो, क्योंकि ऑप्शन में एक बार ही 3 है, चाहे बार बार लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा क्या 1000। अब बताओ यहाँ पे 1000 का भाग देना है तो कितनी जीरो नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक और खिसका देंगे, दशमलव को 3 अंक और खिसका देंगे, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, आगे की तरफ। या फिर मैं कहूँ कि दशमलव उठाऊंगा तो 4 जीरो हो जाएंगी, तो 3 के बाद 4 डिजिट बाद क्या लगाना है दशमलव, तो 1 डिजिट 2 3 4 यहाँ दशमलव लगेगा, ये अच्छा लगने के लिए 0 है, ये हमारा आंसर है। बताओ बेटा अच्छा लगा नहीं लगा, फिर समझ में आया ना। तो ये थोड़ा सा आप खुद सोचना इस चीज़ को कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे, बोलो क्लियर है ना। छोटे छोटे सवाल है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, पर समझदारी से करना, जो टाइम ना लगे आपको, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देख लें, या आप ऑप्शन से कर लेना, कैसे कि पॉइंट 0.003 है तो पॉइंट उठाऊंगा तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, समझ में आया नहीं आया, तो वो देख लेना ऑप्शन क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। उल्टा सीधा कैसे ही कर लेना है ना, आप इस चीज़ का बस थोड़ा ध्यान रखना, आप करना कैसे करना है आप देख लेना है ना। इस क्वेश्चन को देखो 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्या कह रहा है, ये कह रहा है 17,956 का वर्गमूल बताओ, भाई क्या होगा बेटा वर्गमूल। अब मैं ऑप्शन देता हूँ, देखो बेटा वैसे ही कर लोगे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कुछ नहीं करना, कितना आसान दिया है उसने, थोड़ा सा देख लेते हैं। बी
ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। वर्गमूल निकालना है बेटा, दो तरीके हैं आपके पास करने के, है ना, सही है। और आप कैसे कैसे सोच सकते हो देख लो आप या तो इसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, फिर दो दो के क्या बना लो, जोड़े। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, वैसे कर लो या फिर भाग विधि से कर लो, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ, पर मैं वो चीज़ नहीं बता रहा अभी यहाँ पे फिलहाल। अब मैं आपसे करूँ कि वर्गमूल निकालना है। देखो बेटा, आप बताओ इकाई अंक क्या है, 6, क्या है 6। अब इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक 6 किन इकाई अंक यहाँ पे क्या है 8। अब मैं 8 देखो बताओ 128 का वर्ग करूँ, वो यही तो चाहता है। वर्गमूल का मतलब क्या है कि भाई 17, 9, 5, 6 का वर्गमूल निकालना है, समझ रहे हो आप, सही है ना। यानी कि वर्गमूल का मतलब है ये वर्गमूल संख्या है, अगर वर्ग संख्या है, अगर मैं ये है वर्ग संख्या, ये वर्गमूल वाली संख्या है, अगर मैं इसका वर्ग करूं तो यही तो आना चाहिए, वर्ग करूं तो तुम बताओ, तुम यहाँ पे इकाई अंक देखो एक बार, 8 का वर्ग करूंगा, वर्ग करने का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे 2 का वर्ग करूं तो बोलो कितना आएगा 4, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, अब जैसे मैं कहता 12 है, 12 का वर्ग बोलो 144 है, 12 का वर्ग 144, 12 गुणा 12 ही तो करते। तो तुम बताओ इकाई को इकाई से गुणा करते, 2 दूनी 4, इकाई अंक तो पता किया जा सकता है, सही नहीं है, इकाई अंक तो पता किया जा सकता है, क्या आएगा इकाई अंक, समझ में, जैसे 13 है, 13 गुणा 13 यानी 13 के स्क्वायर, तो बोलो 3 3 9, तो 9 तो आएगा ही आएगा, बाकी हमें पता नहीं क्या आएगा, समझ में आया नहीं आया, बोलो। तो इकाई अंक तो पता किया जा सकता है। ऐसे बताओ मैं 8 को 8 से गुणा करूँ, 64 आया, 64 में इकाई अंक 4 आया, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 6, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, बोलो, समझ में आया नहीं आया। यहाँ पे 4 है, 4 को 4 से गुणा करे 16, ये बैठ सकता है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये 2 है, 2 को 2 से करे 4 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। आना क्या चाहिए, इकाई अंक 6 आना चाहिए, और ये 4 को 4 से 16, तो हमारा या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन क्या है, डी है। समझ में आया नहीं इतना सा। अब इनको कैसे पकड़े, अब देखो बेटे आसान है, अब कैसे करना है वो तुम्हें बता रहा था। आप एक तो इस तरह कर सकते थे, अगर ऑप्शन ये भी अगर अलग होता तो मेरा ये आंसर हो जाता, ये अलग होता तो ये हो जाता, ठीक है। अब करना कैसे वो देखो, अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो आप एक बात तो ध्यान लो कि इकाई अंक देख लो 6। अब 6 किन किन संख्याओं में आता है वो देख लो बेटा, है ना। देखो 4 का वर्ग करते हैं तो बोलो 6 आता नहीं आता, 16, बोलो। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, देखो हम जैसे मैं थोड़ा बता ही देता हूँ भाई, 2 का वर्ग बोलो बेटा क्या आता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है 81, सही है ना, 10 का 100। क्लियर है क्या, ये है। तो तुम देखो 6 किन किन कंडीशनों में आ रहा है, 6 लाना है हमें इकाई अंक, क्या लाना है 6, तो 6 दो कंडीशनों में आता है, एक तो 4 का वर्ग करें, एक 6 का वर्ग करें, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। एक 4 का करें और एक किसका करें 6 का करें, बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो, ठीक है। तो तुम बताओ यहाँ पे मैं अगर 6 तब आ सकता है, दो कंडीशन बनती हैं, या तो एक तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो देखो ऑप्शन में 6 तो है ही नहीं, 4 ही है, तो इसको तो छोड़ ही दो तुम, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, ये तो छोड़ ही दो, यानी 4 तो आएगा ही आएगा। नहीं, इकाई अंक पता किया है मैंने, इकाई अंक पता किया है कि मैं 4 का वर्ग करूंगा 16, 16 में 6 आ रहा है नहीं आ रहा है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम आपको ये करना है, क्लियर है ना। हाँ, तो 6 तो छोड़ दिया, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी अब तुम बताओ, अब तुम्हें आगे वाली संख्या देखनी है। देखो बेटा 2 अंक हटा दो, आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो 2 अंक निकाल दो, घनमूल निकाल रहे हो 3 अंक निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 2 अंक छोड़ दो आप। ये इकाई अंक पता करने के बाद, इकाई अंक पता करने के बाद आप 2 अंक छोड़ दो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ भाई छोड़ दिए। अब बचा कितना 179 बचा, 179 है, ये इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है। तो बेटा देखो 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 196 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 196 से छोटी वर्ग संख्या 13 का वर्ग बनती है, 13 का वर्ग 169, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। जो 169 छोटा है तो बेटा यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। तो ये बोलो किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 134 का वर्ग है ये, समझ में आया ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 134 आ जाएगा। ये क्लियर है क्या, बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, क्लियर है बोलो। या 134 को 134 से गुणा कर लो बेटा, यही आएगा, क्लियर है ना। वो कह रहा है कि वर्गमूल निकालना है इसका, वर्गमूल ऑप्शन आपको ये दे रखे, क्लियर है। दोबारा देख लो आप, यहाँ से इकाई अंक पता कर लेंगे हम, 4 आया, इकाई अंक 6 दो कंडीशनों में आ सकता है, एक तो 4 हो, 4 का वर्ग करे, एक 6 का करे, तो या तो 4 होगा यहाँ पे इकाई अंक या 6 होगा, सही है ना। तो मैंने ऑप्शन देख लिया, 6 तो है ही नहीं, तो उसे तो हटा दो तुम, समझ में आया। फिर 4 आ गया, क्या आ गया 4, तो 4 तो निश्चित हो चुका। तो आपको 2 संख्याएं हटानी यहाँ से, 2
बची कितनी 179। 179 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है तो 169 बनता है, 13 का वर्ग, 14 का 196 बनता है, 196 तो 179 से ज़्यादा हो जाता है तो 13 का बनेगा, तो 13 लगा दो, 134 का है। क्लियर है ना? आगे चले क्या? ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके? बताओ भाई एक बार, ठीक है ना? हाँ, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर कराता चलूँगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? आगे देखो भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है ना, व्यय को कितना ही रखने के लिए या व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। ठीक है, देखो दूध की कीमत है जो कितने परसेंट बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है दूध की कीमत। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं इसे वैसे ही कर लूँ तो वैसे भी कर सकते हो आप। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बनता है बेटा, x/100 + -x, बोलो सही है ना, गुणा 100। ये फॉर्मूला बनता है, तुम्हें बुकों में मिल जाएगा बेटा, है ना? ठीक है, हाँ कैसे कि भाई x का मान 20 रख दो, 20/100, ठीक है नहीं है? अगर वृद्धि हो रही है तो क्या लगाओगे, प्लस, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाऊंगा, प्लस x के मान कितना है 20 है, ठीक है, और गुणा क्या करना है 100। तो बोलो 20/120 हो गया, नीचे 100 + 20 120, तो 20 से काटो, 20 × 120 1/6, और 1/6 को यानी 100 में 6 का भाग दूंगा, 16 से 2/3 आएगा। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 16 से 2/3%। समझ में आया नहीं आया? बोलो बेटा, सही है ना? तो यही ऑप्शन हो जाएगा 16 से 2/3%। क्लियर है ना? ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। एक तरीका तो ये है बेटा, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे और कमी हो रही है तो क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, एक आप ऐसे कर सकते थे, 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो क्या बनती है, 1/5। क्या बनती है, 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू समझ रहे हो बेटा, 20% है, परसेंट हटाऊंगा तो 100 नीचे आएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, सरल किया है। समझ में आया ना? यानी 100 है तो 20 की वृद्धि हो गई ना, वही तो कर रहे हूँ। समझ में आया नहीं आया? ठीक है नहीं है? हाँ, तो अब तुम यहाँ पे ये देख लो, किसमें, दूध की कीमत में, किसमें बेटा, ये कीमत है, क्या है, कीमत। क्लियर है ना? कीमत, तो कीमत है तो यानी पहले कीमत अगर 5 है, 1 की वृद्धि हो गई तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। बोलो समझ में आया? कीमत में 1 की वृद्धि हो गई। देखो बेटा, ये तो वृद्धि को बताएगा, किसको बताएगा, वृद्धि कितनी हुई है, और ये टोटल को बताएगा, टोटल मान पहले कितना था। सही है नहीं है? तो टोटल 5 है, आजकल 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 पर 1 की वृद्धि तो 6 में आएगी आज। समझ में आया ना? ये तो कीमत है। अब उपभोग का बात करते हैं, तो उपभोग पहले कितना करते थे, जैसे मैं अगर मान के चलूँ तो पहले उपभोग जैसे 5 किलोग्राम जो भी कुछ ले रहे हो, दूध कुछ भी 5 किलोग्राम दूध पीते थे। सही है ना? बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये कीमत है, क्या है, कीमत। तो मैं उपभोग लूंगा तो ये बेटा बदल जाएगा, 6 तो यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, रेशो के लिए चेंज हो जाएगा। यानी आज तुम क्या है, 6 किलो दूध पी रहे हो, पहले कितना पीते, पहले 6, तो आज कितना करोगे, 5। सही है? आपको क्या करना है, आपको खर्चा बढ़ाना नहीं है, खर्चे पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूध, अगर दूध में वृद्धि हो गई, उपभोग में, सॉरी, दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, तो आप क्या करो, दूध कम पीने लग जाओ। सही है नहीं है? क्योंकि दूध तो फिक्स है, आपने टारगेट कर रखा है कि 1 महीने में भाई आपको 3000 का दूध खरीदना है, तो 3000 का ही, चाहे कितना ही कीमत बढ़ा दो, 3000 का ही दूध लोगे। अब 3000 का दूध लोगे और कीमत बढ़ चुकी है तो दूध पहले से कम आएगा। समझ में आया नहीं आया? तो पहले तो कितना आता था दूध भाई, पहले 6 आता था, 6 किलो, आज कितना आता है, 5 ही आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले कीमत 5 थी, आज 6 हो गई। बोलो, तो ये उसका उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा। ये समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई। अब तुमसे कह रहा है उपभोग में कितनी कमी करें, तो तुम बताओ ना, पहले 6 थी, आज 5 हो गई, तो 1 की कमी नहीं कर ली क्या आपने उपभोग में? बोलो 1 की कमी हुई नहीं हुई? अब मुझे 1 की कमी नहीं चाहिए, मुझे पीछे परसेंट में चाहिए, तो कमी प्रतिशत चाहिए। तो आप बताओ 1 की क्या हुई है, कमी। 1 की कमी किस पर हुई है, 6 पर। 6 पर पहले वाली चीज़ पर परसेंट मान निकलता है, परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 1/6 का मान क्या होता है, 16 से 2/3% ही तो होता है। ये चीज़ आपके समझ में आई है नहीं आई? ठीक है ना? वहाँ फिर आप ऐसे ही कर लेना, 20/120 गुणा 100। क्लियर है? आया नहीं आया बेटा? आप समझ में? बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, ठीक है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे चले, ठीक है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आप क्या करना बेटा, एक बार ये क्या करना कि आप पीछे वीडियो को पीछे कर लिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आप एक बार दोबारा सुन लिया करो। ठीक है ना? हम एक एक चीज़ धीरे धीरे ही पढ़ेंगे,
ठीक है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलूँगा। वैसे तो फिर भी आपको अगर लगे कि भाई नहीं आ रहा समझ तो बेटा कमेंट कर देना। क्या कर देना? कमेंट, कि भाई गुरुजी और स्लो पढ़ाओ या फिर और तेज पढ़ाओ, जैसे भी है, ठीक है। और आपको पता है सब बच्चे की ख्वाहिशें अलग अलग होती है, तो बेटा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी ख्वाहिशें सबकी पूरी कर सकूँ, ठीक है नहीं है। हाँ, तो आप अपने कमेंट्स में लिख दिया करो कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको आपको मैं पूरी चीज़ बता सकूँ। देखो बेटा अब ये क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है कि मंच के ऊपर से 50√3 की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सही है नहीं है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना। देखो बेटी क्या कह रहा है, एक टावर है, जैसे ये टावर है, ये टावर ले लिया, आपको दिख रहा है क्या, ठीक है ना, ये टावर है, समझ में आया ना। ये धरातल है बेटा, धरातल, सही है क्या, ठीक है भाई। यहाँ पे एक मंच लगा दिया आपने। अब भाई ये मंच लगा दिया तो मंच तो थोड़ा सा ऊपर होगा, ये मंच लगा दिया, ठीक है ना। तो मंच के ऊपर से आप टावर के किसको देख रहे हो, शीर्ष को देख रहे हो, सही है नहीं है। तो मंच के ऊपर से टावर के शीर्ष को देख रहे हो और आपसे क्या कह रहा है बेटा, आपसे ये कह रहा है क्या कि टावर वहां से कितनी दूर है, कितनी दूर है, 50√3 मीटर की दूरी पर है। तो बेटा टावर आपसे कितनी दूरी पर है, 50√3 मीटर की दूरी पर है। टावर आपसे 50√3 मीटर की दूरी पर है भाई, यहाँ से ये टावर है, क्या बेटा, टावर, सही है नहीं है, ठीक है, 50√3 मीटर की दूरी पर है। और आगे कह रहा है कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बेटा आप देखोगे तो टावर यहाँ से मंच के ऊपर से देखोगे तो ये कह रहा है टावर के जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो कितना है भाई, 30 डिग्री है। ये लो भाई, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोलो समझ में आया नहीं आया, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है भाई। मैं इस 50√3 को नीचे रखता हूँ, ठीक है। मैं 50√3 चाहे यहाँ कह दूँ तो ये कह दूँ, कैसे कह लो आप, है ना, 50√3 यहाँ कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। 50√3 मीटर दूरी है धरातल से, मंच की यहाँ से धरातल तक, ये टावर तक कितनी दूरी है, 50√3। तो ये 50√3 तो ये भी 50√3 होगा, कहीं लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गिचपिच हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे, और ये हमारा टावर है, और आपसे वो स्पष्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई बताओ। तो बेटा ये टावर की ऊंचाई है, ये 60 मीटर है, कितने मीटर है, 60 मीटर, ये ऊंचाई 60 मीटर आपकी यहाँ से यहाँ तक, सही है नहीं है। आपको चाहिए मंच की ऊंचाई, और मंच की ऊंचाई बेटा ये है, ये मंच की ऊंचाई है, ये मंच की ऊंचाई है, ठीक है ना। ये हमारा मंच है, ये हमारा क्या है, मंच है। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई। अब मंच की ऊंचाई चाहिए भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो जाएगा भाई, सही है ना। आप एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बता रखी है हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या कि अगर आपको यहाँ पे 30 डिग्री नज़र आ रहा है तो रेशो निकाल लेते हम। क्या निकाल लेते, रेशो। तो 30 डिग्री है तो यहाँ बेटा रेशो बनेगा √3 का। समझ में आया नहीं आया, बोलो, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा 1 और ये है तुम्हारा 2। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब ये एक क्या है, देखो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, जिसमें नाम दूँ तो ABC, सही है ना। ये त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, और मैं इनको भी नाम दे देता हूँ तो D और E, ठीक है। तो मैं त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ। त्रिभुज ABC में देखो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से। त्रिभुज ABC में अगर यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो बेटा देखो उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को नीचे से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, ऊपर। समझ में आया ना। नीचे से गर्दन हमें ऊपर करनी पड़े, किसी चीज़ को देखने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़े, उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है ना। और एक होता है अवनमन कोण। नमन मतलब होता है झुकना। समझ में आया नहीं आया। तो हम किसी को, हम ऊपर छड़े हुए हैं, नीचे से कोई जा रहा है, हम उसको देखें यूं तो गर्दन झुकानी पड़ेगी, उसे अवनमन कोण बोलते हैं। तो अवनमन कोण तो कहाँ बनता है बेटा, ऊपर बनता है यहाँ पे, सही है ना। अगर वो अवनमन कोण की बात करता है, तो वो एंगल हमारा यहाँ बनेगा 30 डिग्री का। समझ में आया नहीं आया। लेकिन उन्नयन की बात कर रहा है, यानी यहाँ से बनेगा, ये धरातल माना जाएगा हमारा मंच, है ना। और ये यहाँ तक 30 डिग्री बनेगा। ये तो हो गया अवनमन कोण, अवनमन। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, उन्नयन कोण। क्या हो गया, उन्नयन कोण,
समझ में आया नहीं आया, उन्नयन कोण हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, दूसरी बात ये है बेटा, इस लैंग्वेज से कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये उन्नयन है का अवनमन है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ज्योमेट्री में हम एक चीज पढ़ते हैं कि दो पैरेलल लाइन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? पैरेलल और तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्या होगा? बराबर, ठीक है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 ही आएगा, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 ही आएगा, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होंगे। क्या होंगे? हमेशा बराबर। समझ में आया नहीं आया? गांठ मान लो, उन्नयन और अवनमन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि उन्नयन और अवनमन हमें थोड़ा डायग्राम में हेल्प करेंगे कि डायग्राम कैसा बनेगा। समझ में आया? यानी हम डायग्राम से समझेंगे कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन डायग्राम कैसे बनाना है। कि अवनमन का मतलब ऊपर से देख रहे हैं किस चीज को नीचे, उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं किस चीज को, है ना। तो डायग्राम में हेल्प जरूर करेगा, नहीं बाकी हमारे एंगल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं है? क्लियर है कि ये चीज? बोलो भाई, सही है ना। तो ये चीज है कि उन्नयन और अवनमन आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, एक तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जेड क्या करती सी नहीं बन रही है क्या? ये सही है ना। तो ये कोण बराबर होते हैं, तो वही चीज मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, तो वही यहाँ पे बनता है। जो जेड किसी आकृति नहीं बन रही है कि जेड किसी, तो ये एकांतर कोण होने के कारण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये थ्योरम है, समझ में आया ना ज्योमेट्री में। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उन्नयन कोण 30 डिग्री कहे, चाहे अवनमन कोण 30 डिग्री कहे। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये कोण हमेशा बराबर रहेंगे, तो इस चीज की कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल मैं पूरा डायग्राम आपको बना के बता रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ कि उन्नयन अवनमन है क्या, पूरी चीज क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल क्या है, तो बेटा यहाँ पे एंगल आपको देखो क्या क्या मिलेगा, या तो 30 मिलेगा, या 45 मिलेगा, या 60 डिग्री मिलेगा। समझ में आया ना। 0 90 की कंडीशन नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्लियर है ये चीज? सही है क्या? अब 30 और 30 45 60 बनेगा तो एंगल एक तरह से फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स। अगर कुछ और थोड़ी बहुत छेड़छाड़ी करेगा तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। नहीं है? सही है ना। कई बार वो पूरा कोण दे देता है, समझ में आया ना, तो वो चीज अलग है, ठीक है ना। बाकी आपको एंगल 3 मिलेंगे, 30 45 और 60। क्लियर है ना। अब भाई 30 डिग्री मिलेगा तो यहाँ पे जो रेशो होगा, मैं रेशो याद रख के हमने, ये 30 है तो यहाँ √3 बनेगा। अभी कहाँ से आया ये चीज़ अब बताने का टाइम नहीं है, पर फिलहाल आप याद रखना इस चीज़ को, हमेशा याद रखना, सही है ना। यहाँ 30 है तो यहाँ पे √3 बनेगा, सामने 1 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा। क्लियर है? नहीं है? ठीक है। हाँ, अब भाई गुरुजी 60 हुआ तो वो भी बता देता हूँ, देखो बेटा, और 45 हुआ तो वो भी बता देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना बेटा, जिसकी याद नहीं है वो इस चीज़ को याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर लेंगे यहाँ से, है ना। अगर बेटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो ये पे कितना बनेगा? √3 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा? 1, और यहाँ पे कितना बनेगा? 2। अगर यहाँ पे कितना डिग्री है बेटा? 45 डिग्री है। कितना है? 45। तो ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये √2 बनेगा। सही है, नहीं रेशो है ना, ठीक है। और ये अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे 1 बनेगा, ये √3 बनेगा, और यहाँ 2 बनेगा, ठीक है ना। बस आपको ये रेशो याद रखना है, सवाल चाहे कैसा भी हो आराम से कर लेंगे। तो 30 है तो ये √3 है, और √3 मतलब ये डिस्टेंस है जो √3 है, ठीक है ना। और आपको डिस्टेंस पता है डिस्टेंस कितनी, ये तो रेशो के अनुसार √3, ये वाली डिस्टेंस रेशो के अनुसार है √3, जबकि आपको रेशो दे रखा है, मतलब आपको एक सही वैल्यू दे रखी है 50 √3। तो आप बताओ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि √3 बराबर किसके है? 50 √3 के है। ये चीज़ समझ में आई नहीं यार? ये बताओ भाई, सही है ना। अब तुम ये मत करना क्या भयानक सवाल बना दिए, मैं आपको सारी चीज़ें कवर करके चल रहा हूँ कि आपको आगे दिक्कत ना आए, समझ में आया ना। तो इस चीज़ की परवाह ना करें कि सवाल में कितना टाइम लगा दिया, ठीक है ना। हाँ, यही प्रोसीजर रहेगा अपना आसपास चीज़ें कवर करते चलेंगे। तो आप इस चीज़ को याद रख लेना, 30 की जगह 45 हुआ तो ये 1 हो जाता, और ये √2 हो जाते हैं। 60 डिग्री होता तो मैं यहाँ पे 1 कहता, ये √3 कहता, यहाँ पे 2 कहता। क्लियर है? नहीं है? ठीक है ना। हाँ, तो अब तुम बताओ, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, ये कितनी दे रखी है? ये 50 √3 है, क्योंकि 50 √3 ये 50 √3। तो बताओ 50 √3 सवाल के अनुसार हमने जो निकाला वो √3 निकाला है, लेकिन रेशो में है। तो तुम बताओ 1 की वैल्यू निकालूंगा तो √3 से √3 कट जाएगी, क्योंकि √3 यहाँ गुणा में इधर है, भाग दूंगा तो √3 कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी, और हमें 1 की वैल्यू ही तो चाहिए। और 2 की वैल्यू अगर ये निकलवाता तो 2 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50 है, 2 की वैल्यू 100 हो जाती थी, 100 हो जाती, समझ में आया ना। लेकिन मुझे ये निकालनी है तो 1 की वैल्यू 50 आई नहीं आई। तो तुम बताओ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये AB आ गया,
बोल बेटा आया नहीं आया ए बी, तो ए बी बराबर कितना आ गया 50 मीटर आ गया। कच्चा कितना आ गया 50 मीटर। लेकिन हमें ए बी नहीं चाहिए, हमें मंच की ऊंचाई चाहिए। तो आप बताओ इस ए डी में से अगर मैं इस ए बी को हटा दूँ तो ये मंच ही तो है, ये वाला मंच ही तो है, मंच आएगा नहीं आएगा। और ये पूरी कितनी है 60 है। यानी मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ अगर आपको मंच की ऊंचाई चाहिए, मंच की ऊंचाई चाहिए मंच की, और मंच यहाँ पे बी डी है, क्या है बी डी, बी डी कह दो सी ही कह दो, एक ही बात है, बी डी कह सकता हूँ। तो बी डी कैसे आएगा, तो मैं ए डी में से क्या घटा दूंगा, ए बी घटा दूंगा। ए डी में से पूरा बता रहा हूँ ना आपको, है ना, बाकी अभी मैं सोच रहे क्या करवा रहे हैं गुरुजी, ठीक है ना। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 60 है, ये पूरी 60 है, और 60 में से ये वाली डिस्टेंस 50 आई है, 50 हटा दो तो कितना आएगा 10 मीटर आएगा। यही आंसर है बेटा। मंच की हाइट है जो कितनी है, मंच की हाइट कितनी है बेटा, मंच की हाइट है 10 मीटर। कितनी है 10 मीटर। बताओ कोई दिक्कत है तो किसी को बोलो भाई, बोलो आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ तो आपकी चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई बताओ भाई, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की है कि आप ये समझ में आ जाए कि आप एक तो ये रेशो याद रख लेना, कैसे निकाला ये आप देख लेना, ठीक है ना। तो इतना बड़ा सवाल है ही नहीं, मैं इसे झटके में कर लेते अपन, ठीक है। सेकंडों का काम है, क्लियर है नहीं है, ठीक है। कि ये 1 है, ये √3 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो √3 बराबर ये है, तो 1 का मान 50 आ गया, तो 1 का मान 50 यही तो चाहिए था। तो ये पूरा 60 है, ये 50 आया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर है क्या। तो बेटा आज आपको सेशन ये कैसा लगा है आप एक बार बता दीजिए, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना भाई इस चीज़ को कि आज आपको बहुत है क्या इतना, है ना, ठीक है ना। धीरे धीरे चलते हैं, सही है। आप भी ज़्यादा अगर मैं वीडियो लंबी करूँगा तो आप भी थोड़ा सा क्या है देखना पसंद कम करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना आपको चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही, चीज़ें अच्छी लग रही है नहीं लग रही, और कुछ भी मैं कर सकता हूँ क्या आपके लिए, ठीक है। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना बेटा, है ना। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं ना बेटा, जय हिंद, है ना, ओके।